ऐसे कपल्स जो बांझपन फेस कर रहे होते हैं, तो हम कपल्स में वाइफ का भी टेस्ट करते हैं, हस्बैंड का भी टेस्ट करते हैं, फीमेल के हार्मोन्स चेक किए जाते हैं, वो भी ठीक निकल आए, ट्यूब्स चेक की जाती हैं, वो भी ठीक हैं, अल्ट्रासाउंड पे देखा जाता है उनके अंडे भी बन रहे हैं, उनकी बच्चेदानी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब मेल का टेस्ट किया जाता है तो अचानक से पता चलता है कि प्रॉब्लम मेल में आइडेंटिफाई हुई है, जिसकी वजह से कपल में प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना बांझपन की क्या वजूहात हैं और उनको कैसे डील किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सवाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में एज कंसल्टेंट गायनकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास इनफर्टाइल कपल्स जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और हम उनकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो देखा गया कि जहाँ फीमेल्स के प्रॉब्लम की वजह से बांझपन हो रहा होता है, वहाँ 50% केसेस में मेल्स में प्रॉब्लम कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कपल प्रेगनेंसी करने से कासिर होता है या प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, उनको दुश्वारी हो रही होती है हमल करने में। तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती, आज मैं डिस्कस करूँगी मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। इसमें मेल इनफर्टिलिटी के जो इश्यूज़ हैं उसमें सबसे अहम ये है कि या तो मर्द में सेहतमंद स्पर्म्स यानी हेल्दी स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते जिन्होंने एग के साथ मिल के बच्चा बनाना होता है, या फिर ऐसा होता है कि स्पर्म्स प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, बन रहे हैं स्पर्म्स, लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से या कोई जैकुलेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से वो स्पर्म्स अंडे तक पहुंच नहीं पाते। अब इनकी वजूहात क्या हैं, इनको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। मर्दाना बांझपन की एक बड़ी वजह स्पर्म डिसऑर्डर है, यानी स्पर्म्स या तो इमेच्योर बन रहे हैं, या उनकी शेप ख़राब है, या उनकी मोटिलिटी कम है यानी हरकत वो कम कर रहे हैं। बाज़ केसेस में जब एनालाइज किया जाता है तो स्पर्म की काउंट कम होती है, और कुछ केसेस में तो स्पर्म्स होते ही नहीं हैं सीमन में, यानी स्पर्म्स बिल्कुल पाए नहीं जाते। इस कंडीशन को हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। इनकी वजूहात बाज़ोक़त इन्फेक्शंस की हिस्ट्री पाई जाती है, जिसमें मम्प्स और काइटिस बहुत अहम है। अगर बचपन में कभी बुखार हुआ और मम्प्स की प्रॉब्लम हुई हो तो उसमें आपकी टेस्टिस अफेक्ट होती हैं। बाज़ोक़त हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है कि यानी हार्मोन्स कम होते हैं, या कुछ मेल्स में हार्मोन्स बहुत ही मिनिमम या प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे होते, तो उसकी वजह से भी टेस्टिस जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करती, स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होते। बाज़ोक़त देखा गया कि कुछ मर्दों में उनका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है, यानी उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा एक्टिव होती है और एंटीबॉडीज़ उनके खुद की बॉडी में उनके खुद के स्पर्म्स के अगेंस्ट बन जाती हैं, तो जो कि स्पर्म्स की ख़राबी का बायस हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में जिन्याती तौर पे डिफेक्ट्स मुंतकिल होते हैं, जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस या हीमोक्रोमेटोसिस ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें स्पर्म्स प्रॉपरली नहीं बन पाते। इसके अलावा लाइफस्टाइल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत रोल है, जैसे कुछ मर्द जो हैं वो वेट गेन कर लेते हैं, फिज़िकली एक्टिव नहीं होते, कुछ स्मोकिंग करते हैं, स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बाज़ोक़त केमिकल्स का एक्सपोजर होता है, रेडिएशंस का एक्सपोजर होता है जो कि टेस्टिस के लिए बहुत ख़तरनाक है। और इसके अलावा ऐसे मर्द हज़रात जो हैं वो अगर हीट से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, यानी बहुत ज़्यादा हीटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, तो वो भी आपके टेस्टिस के फंक्शन को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन ख़राब हो जाती है। मर्दाना बांझपन की दूसरी बड़ी वजह स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है, यानी जेनिटल ट्रैक्ट में किसी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है। स्पर्म्स बंद हो रहे होते हैं टेस्टिस के अंदर, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे होते। इसकी वजूहात कोई बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं कि पैदाइशी तौर पे नकाइस, जिसमें टेस्टिस में स्पर्म्स तो बन रहे हैं लेकिन उसको बाहर लाने वाली ट्यूब वास डेफरेंस वो एब्सेंट होती है, यानी मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से स्पर्म्स बाहर की तरफ नहीं आते। बाज़ों का टेस्टिस डिसेंड नहीं करती और पेट के अंदर रह जाती हैं और बच्चे की पैदाइश के बाद अपनी सही जगह पे नहीं आती और काम करना छोड़ जाती हैं। बाज़ों का इन्फेक्शन होता है तो वो जेनिटल ट्रैक्ट को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाता है। बाज़ केसेस में सर्जरी होती है टेस्टिस पे, या टॉर्जन या ट्विस्ट होता है, तो उन केसेस में भी स्पर्म्स के बाहर आने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। बाज़ों का टेस्टिस में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की शरियानें होती हैं, वो फूल जाती हैं और डिस्टेंडेड होती हैं, जिन्हें वेरिकोसील कहा जाता है। वो भी बाज़ोकात जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म के रास्ते को ब्लॉक कर देती हैं। तो स्पर्म्स बन रहे होते हैं टेस्टिस के अंदर,
लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे होते। इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकते हैं और इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ अपना इफ़ेक्टिव ताल्लुक़ कायम करने से कासिर होते हैं। बाज़ औक़ात मेल्स को कोई जिगर का मसला होता है या गुर्दों का मसला होता है, या बाज़ औक़ात वो कुछ ऐसी मेडिसिन्स यूज़ कर रहे होते हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है और स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते, या फिर सीमन की क्वालिटी ख़राब होती है, जिसमें कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोरियासिस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बाज़ वक़्त मिर्गी की दवाइयाँ या फिर डिप्रेशन की दवाइयाँ, वो भी सीमन की क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं। तो इसको हम डायग्नोज़ कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो हस्बैंड का सीमन का टेस्ट होता है, जो कि एक सिंपल टेस्ट है जिसमें इजैकुलेट करके कंटेनर में सीमन कलेक्ट किया जाता है और उसको बाद में माइक्रोस्कोप में एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है। उसमें स्पर्म्स का काउंट चेक किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर को देखा जाता है, यानी बनावट के लिहाज से वो ठीक हैं कि नहीं हैं, उनकी हरकत को देखा जाता है और सीमन के बाकी पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। सीमन के टेस्ट के बाद कुछ हार्मोन्स के टेस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हार्मोन्स की कमी होती है जिसकी वजह से सीमन में वो टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते और स्पर्म्स की कमी हो जाती है, या बाज़ केसेस में बिल्कुल ही स्पर्म्स एब्सेंट नहीं होते, तो हार्मोन्स के टेस्ट किए जाते हैं। बाज़ केसेस में अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड, जिसमें देखा जाता है कि कोई डिस्टेंडेड कोई ब्लड वेसल्स तो नहीं है, यानी वेरिकोसील तो नहीं है, तो ताकि उसको ट्रीट किया जाए। बाज़ केसेस में बायोप्सी, जिनमें सीमन में बिल्कुल भी स्पर्म्स नहीं आ रहे होते, तो उन केसेस में हम एक नीडल के ज़रिए टेस्टिस से पीस निकालते हैं और उसको चेक करते हैं कि उसमें स्पर्म्स हैं कि नहीं हैं और उनकी क्वालिटी क्या है। तो टेस्टिकुलर बायोप्सी से असेस किया जाता है कि स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर आपके ये सारे टेस्ट हो जाते हैं और सीमन की क्वालिटी ख़राब है, तो इसको फिर ट्रीट कैसे किया जाता है? इसका ट्रीटमेंट वजह के मुताबिक होता है कि जैसे अगर आपके अंदर हार्मोन्स की कमी है तो हार्मोनल सपोर्ट दी जाती है, बाज़ औक़ात इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि वीक स्पर्म्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और अगर कोई ब्लॉकेज हो तो उसको सर्जिकली करेक्ट किया जाता है। अगर आप मेल हैं और आपके सीमन में भी प्रॉब्लम आ गया है और इनफर्टिलिटी का इशू फेस कर रहे हैं, तो परेशान ना हो, क्योंकि जो भी वजूहात उसकी होती हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे अगर आप में हार्मोन्स की कमी है जिसकी वजह से स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे या ठीक क्वालिटी के प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो हार्मोनल सपोर्ट और ट्रीटमेंट दिया जाता है। बाज़ वक़्त इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है ताकि इन्फेक्शन उससे ट्रीट हो जाए, और कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें स्पर्म की क्वालिटी जिससे बेहतर हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई सर्जिकल कोई कॉज ऐसी हो कि जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रहा हो या कोई और इशू हो, मेजर इशू हो जिसमें ट्विस्ट्स आ जाते हैं या हर्निया हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो उसको सर्जरी करके करेक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हेल्दी स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आपकी टेस्टिस में, लेकिन वो किसी ब्लॉकेज की वजह से जो कि करेक्ट नहीं कर सकते हम, तो उनको फिर बायोप्सी के ज़रिए निकाला जाता है और डिफरेंट ट्रीटमेंट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के ज़रिए प्रेगनेंसी करवाने में हेल्प की जाती है। इन स्पर्म्स को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के IUI के ट्रीटमेंट के ज़रिए या फिर IVF के ट्रीटमेंट के ज़रिए कपल्स में प्रेगनेंसी कराई जाती है।